आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। शरीर का खून जमा देने वाली शीतलहर चल रही थी। सूरज लगभग ढल चुका था। कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। इस खराब मौसम में राजन और कमलेश बंगाल के एक पहाड़ी इलाके के ऊपर घने जंगलों के बीच खड़े हुए कुछ मजदूरों से खुदाई का काम करवा रहे थे। वो दोनों पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी थे। तभी वहां पर अचानक एक भूचाल सा उठा और मजदूरों में खलबली मच गई। एक मजदूर जिसका नाम सुखिया था, वो दौड़ता हुआ उन दोनों के पास आकर बोला, इस भूचाल से मजदूरों में खलबली मच गई है। सारे मजदूर डरे हुए हैं। सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी सब कुछ सामान्य हो गया। जरा सी बात पर तुम लोग काम करना बंद कर देते हो। मत भूलिए, मेरे कहने पर ही सारे मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। और रहा सवाल इस भूचाल का, तो कभी कभी ऐसा होता है जब जमीन में गड्ढा अधिक गहरा हो जाता है तो धरती हिलती हुई सी महसूस होती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कमलेश सही कह रहा है सुखिया, हम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। लेकिन सरकार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुखिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मेरा नाम विश्व में मशहूर हो जाएगा। और तुम्हें मैंने मजदूरों को काम कराने की मुंह मांगी कीमत दी है। राजन की बात सुनकर सुखिया मुंह लटकाकर वहां से चला गया। कमलेश मुस्कुराता हुआ राजन से बोला, वैसे मैंने सुना है कि जिस राजा के महल की हम खुदाई करवा रहे हैं उसके पास बहुत खजाना था। सोचो राजन, अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तो मैं कौन सा यहाँ पर राजा का महल देखने के लिए आया हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ उसी खजाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। और तू तो जानता है कमलेश, मेरा अनुमान कभी भी गलत नहीं निकला। तो फिर देर किस बात की है? दिया और नताशा को भी फोन करके यहाँ बुला ले। उन दोनों ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है। अभी नहीं, एक बार उस राजा के प्राचीन महल का सुराग हमें मिल जाए, उसके बाद उन दोनों को सरप्राइज देना अच्छा रहेगा। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी जमीन धंसने की आवाज राजन और कमलेश के कानों में टकराई और मजदूरों में एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो गया। राजन और कमलेश बुरी तरह से घबरा गए। कुछ मजदूर सुखिया के साथ दौड़ते हुए राजन और कमलेश के पास आ गए। मजदूर जमीन में गड्ढा खोद रहे थे सरकार। अचानक जमीन धंस गई और एक मजदूर लालटेन सहित उसके अंदर गिर गया और उसने हमें बताया कि जमीन के नीचे एक महल है। सुखिया की बात सुनकर राजन और कमलेश के होठों पर विजयी मुस्कान आ गई। राजन ने तुरंत अपनी कामयाबी की खुशखबरी दी और नताशा को फोन पर सुना दिया। दिया और नताशा वहां से थोड़ी ही दूर एक होटल में रुकी हुई थी। राजन के मुंह से खुशखबरी सुनकर वो दोनों अपनी कार से तुरंत वहां पर पहुंच गई और चारों महल के अंदर उतरने की तैयारी करने लगे कि तभी जमीन के नीचे उस महल में गिरे हुए उस मजदूर के चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। चीख सुनकर सुखिया सहित सारे मजदूर घबरा गए। यहाँ से सब लोग चलो, उस मजदूर ने जरूर राजा के शापित खजाने को हाथ लगाया होगा। वो खजाना जोखों की रक्षा में है, सब मारे जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बंगाली लोक कथाओं में जोखो भूत का वर्णन है जो खजाने की रक्षा के लिए लगाया जाता है, और जिस खजाने की रक्षा जोखो करता है वो खजाना शापित हो जाता है। ये सब दंत कथाएं हैं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर तुम सबको डर लग रहा है तो नीचे हम चारों ही जाएंगे। उन मजदूरों के लाख मना करने के बावजूद भी राजन, कमलेश, दिया और नताशा टॉर्च पकड़कर रस्सी के सहारे नीचे चले गए। उन चारों ने टॉर्च की रोशनी में देखा वो महल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वो चारों महल के अंदर घूमने लगे और चारों ने महल के अंदर धूल का एक कण भी नहीं पाया। और ये सब देखकर वो चारों बहुत बुरी तरह से हैरान हो गए। वो मजदूर हमें दिखाई नहीं दे रहा जिसके चीखने की आवाज हम सबको सुनाई दे रही थी। हमें उस मजदूर से क्या, खजाना मिलते ही हम उन मजदूरों को स्वयं भगा देंगे और सारा खजाना लेकर इस देश से रफू चक्कर हो जाएंगे।
राजन और उसके दोस्त बड़ी गहनता से उस महल की छानबीन करने लगे। तभी उन चारों की नजर महल के एक बहुत बड़े दरवाजे पर पड़ी, जिसका ताला टूटा हुआ था। टूटा हुआ ताला देखकर ऐसा महसूस होता था मानो कि उसे अभी हाल ही में तोड़ा गया हो। राजन और उसके दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उन चारों ने अपनी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस कमरे के अंदर मारी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन चारों के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। उस कमरे में मौजूद हर वस्तु सोने, चांदी और हीरे की बनी हुई थी और वो सोना हर तरफ बिखरा पड़ा था। हम सब अमीर हो गए दोस्तों। हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को भी अब काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, किसी की लाश पड़ी हुई है। कमलेश ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। सामने उसी मजदूर की लाश पड़ी हुई थी जिसकी आंखें गायब थी। ये तो उसी मजदूर की लाश है जो नीचे गिरा था। इसे किसने मारा? तभी उन चारों के कानों में किसी के गुर्राने का स्वर टकराया। वो स्वर इतना भयानक था कि उन चारों के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। अचानक राजन, कमलेश और दिया की टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते उस कमरे में अजीब सी गंध फैल गई और वहां एक धुआं सा उठने लगा। वो चारों जोर जोर से खांसने लगे। कुछ ही देर में वो काला धुआं एक भयानक चेहरे में बदल गया। ये क्या बला है? लगता है वो मजदूर सही बोल रहे थे। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी बिजली की रफ्तार से उस भयानक चेहरे वाले ने अपने नाखून राजन की आंखों में गाड़ दिए और उसकी आंखें बाहर निकाल ली। राजन एक जोरदार चीख के साथ मृत होकर गिर पड़ा। अपनी जान बचाकर भागो! तभी कमलेश का शरीर हवा में उड़ गया और वो उस कमरे में तेजी से चक्कर लगाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में कमलेश का सिर दीवार से टकरा गया। दिया और नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। तभी नताशा और दिया के कानों में सुखिया की आवाज टकराई। जल्दी से ऊपर आ जाइए, वरना जोखों से कोई नहीं बच सकता। सुखिया की आवाज सुनकर नताशा बहुत तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई, मगर दिया उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। दिया ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी वो मृत मजदूर उठकर खड़ा हो गया और उसने दिया का गला कसकर पकड़ लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर दिया बुरी तरह से चीखने लगी, मगर उस मृत मजदूर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने कुछ ही देर में दिया का धड़ और उसकी गर्दन दोनों अलग कर दिया। दिया की एक दर्दनाक चीख उस महल में गूंज गई। दिया सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी एक भयानक भूचाल वहां पर उत्पन्न हो गया और ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया। नताशा का शरीर मिट्टी के मलबे में दब गया। यहाँ से भागो, लगता है नीचे का रास्ता बंद हो गया है, वो सब मारे गए। सुखिया की बात सुनकर सारे मजदूर उस जगह से तेजी से भागने लगे और कुछ ही क्षणों में वो जगह बिल्कुल समतल हो गई। वो जगह देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो वहाँ पर खुदाई कभी हुई ही ना हो। सभी मजदूरों की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। तभी वो बूढ़ा मजदूर फिर से बोला, मना किया था मैंने उन सबको, मगर वो सब शहर के थे, नहीं माने। उन सब ने अपनी मौत को स्वयं चुना था। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो अभी और इसी वक्त जोखों के इलाके को छोड़ दो, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। उस बूढ़े मजदूर की बात सुनकर सभी मजदूर वहां से चले गए। राजीव मेरठ के म्यूजियम में स्टॉक डिपार्टमेंट में एज अ हेड जॉब करता था। एक दिन म्यूजियम के अंदर एक ट्रक आया। यह सप्लाई रात के 1 बजे आई थी और राजीव को यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी। राजीव ने देखा कि 4 लड़के कंधों पर एक कॉफिन को उठाए हुए आ रहे हैं। वैसे तो ये 2 कॉफिन थे, लेकिन ये आपस में
जुड़े हुए थे। उन्होंने कॉफिन को जमीन पर रखा और फिर बाहर चले गए। सर, ये तो इजिप्ट से आया हुआ ताबूत लगता है। हाँ, सही पहचाना राजीव। त्रिपाठी जी ने उस कॉफिन का ढक्कन खोलकर चेक किया। उनके अंदर रखे हुए ममीज को देखकर राजीव की आंखें चौंधी आ गईं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और उनके हाथ पर एक बहुत भारी सोने का हार बंधा हुआ था। ये मम्मी इजिप्ट के फेरो और उसकी रानी नेफेटेरी का है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या ये दोनों एक साथ मरे थे? और इनके हाथ में ये सोने का हार क्यों बंधा हुआ है? फेरो अपनी रानी नेफेटेरी से बहुत प्यार करता था। यह हार उसने रानी को अपनी शादी के दिन भेंट चढ़ाया था। जब नेफेटेरी मर गई तो राजा ने भी उसके साथ खुद को दुनिया से अलविदा करने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों से कहकर एक ऐसा कॉफिन बनवाया जिसमें उन दोनों को साथ रखा जा सके, और कहा कि जब मैं ताबूत में लेटकर अपनी रानी का हाथ थाम लूंगा तो हमारे मिलन की निशानी वो हार हमारे हाथों पर कसकर बांध दिया जाए। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि ताबूत बंद करने के बाद तांत्रिकों के जरिए उन दोनों को एक मंत्र शक्ति द्वारा बांध दिया जाए। उसके दरबारियों ने ऐसा ही किया और आज भी उस मंत्र शक्ति ने इन दोनों को बांधा हुआ है। अगर हम इन दोनों को अलग करेंगे या फिर उनके प्यार की निशानी इस हार को इन दोनों से अलग करेंगे तो फेरों का मम्मी जाग उठेगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? पता नहीं, लेकिन तुम इस बात का खास ख्याल रखना। इस ताबूत को कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं समझ गया सर। राजीव अगले दिन अपने दो दोस्त अतुल और विहान से मिला और उनको उस कॉफिन के बारे में बताया। अरे, खबर पक्की है, वो हार आज की डेट में करोड़ों रुपए का होगा। अरे लेकिन यार, सिक्योरिटी का क्या? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस टेम्पो लेकर रात को वहां आ जाना, ठीक है? रात को अतुल और विहान टेम्पो लेकर म्यूजियम पहुंच गए। अरे काका, कल रात को एंटीक पीस आया था, उसको आज ही दिल्ली भेजा जा रहा है। अरे बेटा, लेकिन त्रिपाठी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे वो थोड़ा बिजी थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताने की जगह मुझे ही डायरेक्ट कॉल कर दिया। राजीव ने किसी तरह बात को संभाल लिया और फिर अतुल और विहान ने उस ताबूत को टेम्पो के अंदर रख दिया। फिर राजीव भी उस टेम्पो में बैठकर वहां से फरार हो गया। अब काका को अपनी गलती समझ आई और उसने त्रिपाठी जी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। त्रिपाठी ने भी उसी टाइम पुलिस कमिश्नर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। उन तीनों ने सुनसान रास्ते में टेम्पो रोका और कॉफिन को जमीन पर उतारकर उसे खोला। फिर खुश होते हुए वो हार उनके हाथों से उतार लिया। अरे वाह! अरे अब तो समझो हम सभी करोड़पति बन चुके। तीनों हार को पाकर खुश होने लगे। अरे यार, अब जल्दी यहां से चलो, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तीनों उन ममीज को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। कुछ देर बाद जोरों की हवा चली और उनमें से फेरों के मम्मी की आंख खुल गई। वो कॉफिन से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। तभी कॉफिन से हजारों कीड़े निकले और उड़कर वो उसके मुंह के अंदर चले गए। मेरी रानी और मेरा अपमान किया है, किसी को नहीं छोड़ने वाला अब मैं। अतुल अपने घर पहुंचा तो खुशी से उसने अपनी बीवी को गले लगा लिया। अरे अरे, क्या हुआ? आज तो आप काफी खुश लग रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है ही, आज ऐसा हाथ मारा है कि दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डार्लिंग, ऐसी कौन सी चीज चुरा लाए? जरा दिखाओ तो। अरे वो अभी राजीव के पास है, थोड़े दिन हम सभी अंडरग्राउंड रहेंगे और फिर उसको बेचकर फरार। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नॉक करना स्टार्ट किया। कौन है जो इतनी बदतमीजी से दरवाजा पीट रहा है? तभी दरवाजा टूटा और शोर करते हुए जमीन पर गिर गया। सामने मम्मी खड़ा हुआ था।
उसकी लाल खौफनाक आंखें अंगारों के जैसे चमक रही थी। मेरी रानी का हार कहाँ है? कहते हुए वो घर के अंदर घुस गया। अतुल और उसकी बीवी दोनों बहुत डर गए। उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। कहाँ है? कहते हुए उसने अतुल का गला पकड़ लिया और उसको जमीन से ऊपर उठा दिया। वो मेरे पास नहीं है। राजीव और विहान के पास है। मम्मी बहुत जोरों से चिल्लाया। उसके मुंह से कीड़े निकले और उड़कर अतुल और उसकी बीवी के ऊपर चिपट गए। दोनों की दर्दनाक चीखें घर के अंदर गूंजी और कुछ ही मिनटों में उनका मांस खाकर वो सारे कीड़े वापस मम्मी के मुंह के अंदर समा गए। उन दोनों के कंकाल जमीन पर पड़े रह गए। उस समय राजीव विहान के घर में बैठा उससे बातें कर रहा था। उन्होंने वो हार टेबल पर रखा हुआ था। यार मुझसे तो सब्र नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब 10-15 दिन गुजरेंगे और कब हम इस हार को बेचेंगे। यार मुझे तो डर लग रहा है। अपना घर तो मैंने छोड़ दिया, कहीं पुलिस ने हमें यहाँ भी ढूंढ निकाला तो? अरे कल के अखबार में तू फ्रंट पेज न्यूज बनने वाला है दोस्त। तभी तेज हवाएं चलने लगी और उनको सीढ़ियों से ऊपर आती हुई किसी की परछाई नजर आई। वो ऊपर आया तो उसको देखकर दोनों की रूह कांप उठी। सामने खड़ा मम्मी उनको खा जाने वाली नजर से घूर रहा था। ये जिंदा कैसे हो गया? भाग भाग यहाँ से भाग। मम्मी ने मुंह खोला और हजारों कीड़े उसके मुंह के अंदर से निकले और उन दोनों के शरीर पर जा चिपटे। दोनों दर्द से चिल्ला उठे और इधर उधर भागने लगे। उनके खून की छींटें और मांस के कुछ टुकड़े जमीन पर चारों तरफ बिखर गए। जब सिर्फ कंकाल बचे तो वो कीड़े वापस उड़कर मम्मी के मुंह के अंदर चले गए। मम्मी ने उस हार को उठाया और वहां से चल दिया। तभी कमिश्नर को एक कॉल आया। कमिश्नर साहब, मम्मी हमारे सामने से अभी गुजरा है और आप ही की तरफ आ रहा है। हमने उस पर गोलियां भी चलाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, उसे आने दो, मैं उसको पकड़ने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर कमिश्नर ने कॉल काट दिया। अरे अब इस मम्मी को कैसे रोका जाए? आखिर ये जा कहाँ रहा है? सर, उस मम्मी की कोई गलती नहीं है। हमारी लापरवाही से ही वो उठ खड़ा हुआ है और अब उसे रोकने का बस एक ही तरीका है। ये कहकर त्रिपाठी जी ने पुलिस कमिश्नर को वो तरीका बताया। कमिश्नर ने उस कॉफिन को रास्ते में ही छोड़ दिया। उसके बाद सभी लोग पेड़ों के पीछे छिप गए। जब मम्मी उस कॉफिन के पास पहुंचा तो बहुत खुश हुआ। नेफेटेरी, देखो मैं हमारे प्यार की निशानी वापस ले आया। अब तुम भी उठ जाओ, हम लोग फिर से इस दुनिया पर मिलकर राज करेंगे। ये सुनकर नेफेटेरी की भी आंख खुल गई और वो भी उठ खड़ी हुई। फेरो, इस लालची दुनिया में राज करने लायक कुछ नहीं बचा। अच्छा होगा कि हम फिर से इस ताबूत में आराम से उसी तरह रहें जैसे पहले रह रहे थे। फेरों की मम्मी ने उसकी बात मान ली और दोनों एक साथ फिर से ताबूत में लेट गए। फेरों ने फिर से वो हार अपने दोनों हाथों में बांधा और दोनों ने आंखें बंद कर ली। फिर सभी छिपे हुए पुलिसकर्मी और त्रिपाठी जी सामने आए। सर यही मौका है, जल्दी से इस ताबूत को बंद कर दीजिए। कमिश्नर ने 2 कांस्टेबल को इशारा किया और उन्होंने उस ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। मैं आज इस कॉफिन की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। कमिश्नर ने उस कॉफिन को उस दिन दिल्ली के म्यूजियम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में भेज दिया और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई।
फेरो और नेफिटरी आज भी उस ताबूत में बंद हैं और उनके प्यार की निशानी, वो हार, आज भी उन दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए है।